हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि बंगाल की जो टेरिटरी थी उसकी कैप्चर करने के बाद जब ब्रिटिशर्स ने तो कैसे मराठा की तरफ उन्होंने इस मराठा को कैप्चर किया था और एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जब शिवाजी के बाद मराठा के जो सबसे बड़े किंग थे, जिन मराठा के जो फाउंडर थे वो थे छत्रपति शिवाजी। उनके बाद उनकी ग्रैंडसन जो थे साहू जी, इनको औरंगजेब के टाइम में इनको साहू जी को जो प्रिजन बनाया गया था औरंगजेब ने, तो साहू जी को इन्होंने प्रिजन बनाकर रखा था वहाँ पर दिल्ली में। लेकिन इन्होंने औरंगजेब ने इन दोनों को, साहू जी को और उनकी जो मदर थी, इन दोनों को एक अच्छे से ट्रीट देकर अच्छे से मतलब जो टाइप की ट्रीटमेंट दिया था, क्योंकि वो बहुत सम्मान करते थे छत्रपति शिवाजी की भी और मराठा किंगडम की। तो 1689 में तो तक वो प्रेसिडेंट बन के थे और वहाँ पे उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट भी दिया गया था। उसके बाद औरंगजेब की जब डेथ हुई थी 1707 में, तो उनको वहाँ से रिलीज कर दिया गया था। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद इन्हें रिलीज किया गया था जब साहू जी को। लेकिन जब साहू जी महाराष्ट्र पहुँचे तो महाराष्ट्र पे इनकी और इनकी जो ऑन्ट थी, जिसको ताराबाई कहते थे, दरअसल ये छत्रपति शिवाजी राव, जो शिवाजी टू जिसको कहते थे, छत्रपति शिवाजी के भाई थे राजा राम, ये इनकी बेटे थे। इनकी बेटे के लिए ही वहाँ पे जो थे ताराबाई कोल्हापुर में, ये मराठा की जो किंग पावर को थी वो संभाल रही थी। तो जब 1713 में जब वो वहाँ पे पहुँचे, तो साहू जी के बीच और उनकी आंटी के बीच एक बहुत बड़ी सिविल वॉर चल रहा था। तो ये मराठा, तो इस तरह चलते चलते जो साहू जी थे वो राजा बने और इन्होंने अपनी एक पेशवा जो थे, ये उनकी एक प्राइम मिनिस्टर की तरह, इन्होंने मुख्य प्रधान की तरह इनको अपॉइंट किया गया था। और इस मुख्य प्रधान जो है 1713 में इस पोस्ट को अपॉइंट किया गया, लीगल किया गया था। इन 1719 जो थे वो 1719 में ये जो सैयद ब्रदर्स थे, क्योंकि मराठा में जो थे महाराष्ट्र पे, ये महाराष्ट्र को इसको तो बना दिया गया था पेशवा के हाथ में बहुत सारे पावर दिया गया था। तो पावर देने से तो मराठा आर्मी भी बहुत पावरफुल थी। तो औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो उनकी पेशवा थी, ये चाहते थे कि जो पेशवा की कंट्रोल वो पूरे दिल्ली पर रहे। तो सैयद ब्रदर की जो वो वहाँ पर थे मुगल की एम्परर के दरबार में, ये एक फाइनेंसर की तरह थे। तो वहाँ पे जो किंग थे वो थे फारूक सियार मुगल के। तो इन्होंने जो साहू जी थे, इनकी और पेशवा के बीच जो पेशवा थे, इनकी पेशवा उस वक्त थे बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो ये बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1719 में सैयद ब्रदर के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे बनाया था, ताकि मुगल एम्परर सैयद फारूक सियार को हटा के वहाँ पे मुगल किंग की जगह पर इन्हें बिठाया जाए, ताकि ये जो उनकी पॉपेट की तरह वहाँ पे काम करे और सारे ही रेवेन्यू जो थे वो महाराष्ट्र को दे। इसको चौथ और सरदेशमुखी की जो प्रथा थी वो यहीं पर ही शुरू की गई थी। तो धीरे धीरे करके मराठा सरदार इस तरह पावरफुल बनते गए और बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1720 में वो मारे गए थे। उनकी जो डेथ हुई थी बस 1720 में। तो ये पेशवा जो पोस्ट है एक बहुत पावरफुल और लीगल अपॉइंटमेंट की तरह हो गया था।
तो उनके बाद उनकी जो 20 ईयर ओल्ड थे बाजीराव, उनके बेटे जो थे बाजीराव फर्स्ट, ये सिर्फ 20 ईयर ओल्ड थे। और तो इनके बाद इनको बाजीराव वन फर्स्ट को वहाँ पे नेक्स्ट पेशवा की तरह अपॉइंट किया गया था। और ये एक गुरिल्ला टैक्टिक्स क्योंकि मराठा की एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वहाँ पर छत्रपति शिवाजी के टाइम पर, वो थी गुरिल्ला टैक्टिक्स। इससे जो उनकी आर्मी बहुत कंट्रोल में थी, बहुत पावरफुल हो गई थी। सो जो बालाजी विश्वनाथ थे तो उनकी डेथ के बाद बाजीराव फर्स्ट बने। बाजीराव फर्स्ट ने सल्सेटर बेसिन को 1733 तक, क्योंकि 1720 में उनकी डेथ होने के बाद बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740 तक थे पेशवा। तो इस बीच इन्होंने सल्सेटर बेसिन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी ट्रेड के इन व्यू ऑफ द ट्रेड फॉर द ब्रिटिशर्स एंड फॉर द मराठा, सो ये सल्सेटर बेसिन को भी इन्होंने कैप्चर किया था। तो 1740 में इनकी डेथ हुई थी बाजीराव फर्स्ट की। और बाजीराव फर्स्ट की जो बेटे थे वो नेक्स्ट आते हैं बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहेब के नाम में जानते हैं। तो नाना साहेब जो थे वो पेशवा थे, वो 1740 से 1761 1740 to 61 एंड ही वाज एक्चुअली वेरी एबल रूलर में थे, क्योंकि 1740 से 1761 तक जी इन्होंने शासन किया था। अब देखो इन सब के बारे में पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मराठा की जो पेशवा है पोस्ट, इनकी पोस्ट को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक एंग्लो मराठा वॉर की कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तो किंग साहू जो थे वो 1749 में इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ नाम के ही किंग थे, सारा पावर पेशवा के हाथ में ही रखा गया था। तो जब 1749 में इनकी डेथ हुई तो पेशवा के हाथ में और भी पावर आ गया था मराठा किंगडम की। देन इन 1751 जो थे 1751 तक इन्होंने काफ़ी सारे और भी जो डेक्कन थे, बंगाल था, इन सब पर इन्होंने अपना कंट्रोल किया था। जो मराठा पावर थी एक पीक तक चली आई थी। 1751 में बंगाल के नवाब जो थे उन्होंने उड़ीसा को दे दिया था मराठा को। देन 1760 में निजाम ऑल्सो उदगीर में इन्होंने हराया था निजाम को, क्योंकि बंगाल, उदगीर, निजाम और मैसूर इन तीनों को ही इन्होंने हराया था उस वक्त। एंड तो दिल्ली में जो थी मुगल एम्परर, तो उन्हें इमाद उल मल्क को इन्होंने मदद की थी। जो नाना साहिब थे 1752 में इन्होंने मदद की थी इनको वाजिब बनने के लिए। वाजिब वो उनकी एक तरह की जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह थे, वो उसी तरह। देन मराठा जो है वो ये जो 1752 में बने थे। देन मराठा एक के बाद एक बहुत सारे, लगभग सारे ही जो गुजरात थी, जो पंजाब थी, इन सबको जीतते गए एक के बाद एक। लेकिन एक गलती यहाँ पर हुई जो 1752 से चलते चलते जब 1760-61 तक आ गए तो अहमद शाह अब्दाली नाम की जो एक अफ़गानी राजा थे, क्योंकि उस वक्त अवध से लेकर पंजाब से लेकर गुजरात तक सबको जीतते गए थे। लेकिन एक की कर देखिए पंजाब में गए, वहाँ पर अफ़गान किंग जो थे अहमद शाह अब्दाली, इनकी एक एजेंट बैठा था। तो इन्होंने उस एजेंट को एक्सपेल कर दिया था, उसको डिसमिस कर दिया था। और इसकी वजह से वो अहमद शाह अब्दाली वो इनके अगेंस्ट में एक बैटल की शुरुआत कर दी थी, जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, जो 1761 में हुई थी। तो 1761 में जो बैटल हुई थी, तो वो बैटल एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बैटल थी, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो 14 जनवरी 1761 में हुआ था, तो उसके बाद ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा के खिलाफ सारे ही राजा थे
भारत के सारे इलाकों से वो एक तरफ हो गए थे और मराठा को दूसरी तरफ कर दिया गया था। तो मराठा लॉस्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड पेशवा जो बालाजी बाजीराव जो नाना साहेब थे, उनकी भी डेथ 1761 पर ही हुई थी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था। देन आते हैं जो ये बालाजी बाजीराव, इनके 3 बेटे थे। एक थे माधवराव, एक थे विश्वास राव, एक थे नारायण राव। तो विश्वास राव जो थे तो इनकी डेथ हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। देन उनकी जो बड़े बेटे थे माधवराव फर्स्ट, तो उन्हें पेशवा बनाया गया था एट द एज ऑफ 17 ईयर ओल्ड। सिर्फ 17 साल की उम्र में इनको पेशवा बना दिया गया था। और ये एक जो थे फिर से जो मराठा जो किंगडम थे वो पूरी तरह टूट गई थी और उस मराठा किंगडम को इन्होंने फिर से जो उनकी खोई पावर को फिर से वापस किया था। तो जो दिल्ली में थी, इन्होंने शाह आलम II को फिर से दिल्ली में लाया गया था और 1771 तक चलते चलते इन्होंने फिर से अपनी मराठा आर्मी को बहुत पावरफुल बनाया। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन और इनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत अच्छी थी। तो माधवराव जो थे वो 1772 पे ही वो सिर्फ 10 साल की तक ही रह पाए थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कंजम्पशन थे। ऐसा बहुत माना जाता है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ही मरे थे। सो उसके बाद जो आते हैं इनके भाई जो थे नारायण राव। अब आते हैं रघुनाथ राव। रघुनाथ राव दरअसल ये इनके फादर के भाई थे, क्योंकि रघुनाथ राव जो है वो राजा वो वहाँ पे पेशवा बनना चाहते थे। जब नाना साहेब की डेथ हुई तो वो पेशवा बनना चाहते थे, क्योंकि वो उनके भाई थे, लेकिन वो बन नहीं पाए। उनकी जगह पे पहले बने माधवराव। और जब माधवराव के डेथ के बाद फिर से वो पोस्ट खाली हुई तो वहाँ पे बैठने के लिए रघुनाथ राव फिर से तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पे जो इनके और एक बेटे थे नारायण राव, जो कि इनके भाई थे, माधवराव फर्स्ट के भाई थे, तो उनके बीच और नारायण जो रघुनाथ राव के बीच ये सिविल वॉर फिर से शुरू हो गया मराठा पे। लेकिन ये उस वक्त इतनी ताकतवर नहीं थे नारायण राव। तो 1773 में रघुनाथ राव ने नारायण राव को जो हत्या कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इनकी हत्या किए थे 1773 तक। तो लेकिन अब जो नारायण राव थे, इनके जो बेटे थे, ये उस वक्त 1773 में जो नारायण राव को हत्या कर दिया गया था, तो उनकी डेथ के बाद इनके जो एक बेटे मतलब इनकी जो विडो वाइफ थी, इन्होंने और एक बेटे को जन्म दिया था। उनका नाम सवाई माधवराव, क्योंकि ये पोस्टमसली उस वक्त पैदा हुई नहीं थी। ये सिर्फ 20 दिन की थे, मतलब जो पावर की इधर उधर होने में सिर्फ इनकी 20 दिन के बेटे को ही वो फिर से पावर पेशवा की पोस्ट पे बिठाने की कोशिश में लगे थे। तो इस बीच क्योंकि यहाँ पे नाना फडणवीस इनकी जो मराठा की और जो बाकी सपोर्टर्स थे वो सारे ही चाहते थे कि इनकी जो विडो है उनसे जो बेटा पैदा होगा वही इस पेशवा की जो लीगल हेयर है वही बनेगा इस पेशवा, नेक्स्ट पेशवा। तो रघुनाथ राव वहाँ पे ब्रिटिश सिर्स के साथ यहाँ पे हाथ मिला लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कभी भी यहाँ पे राजा नहीं बन सकता, क्योंकि सारे सपोर्टर्स उनकी तरफ थे, जो उनके मिनिस्टर्स थी वो सारे उनकी तरफ थे। तो यहाँ पर ही एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत यहीं से होती है और 1773 से चलते चलते धीरे धीरे 1819 तक, तो वहाँ उस तक ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरा कंट्रोल अपने मराठा पर किस तरह कंट्रोल किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है जब रघुनाथ राव फर्स्ट जो जाके ब्रिटिशर्स थे उनके साथ हाथ मिलाते थे। और क्योंकि यहाँ पे नाना फडणवीस जो थे, नाना फडणवीस, महासती सिंधिया, ये सब इनके बहुत एबल और बहुत पावरफुल कमांडर्स थे। ये नाना फडणवीस, ये एक होलकार सिंधिया जो ग्रुप थे, महाजन 7-12 भाई की जो ग्रुप थी,
जो सारे ही रेवेन्यू की बारे में सोचती थी, वो सारे जो फाइनेंस कंट्रोल करती थी। तो ये सब उनकी तरफ थे जो सवाई माधवराव थे। तो इन्होंने मराठा को बहुत पावरफुली कंट्रोल किया था और अच्छा रूलर भी बनते थे। तो माधवराव से इस तरह चलते चलते जो सवाई माधवराव, जिसको माधवराव टू के नाम पे भी जाना जाता था, इन्हें माधवराव सेकंड खाते थे। तो सवाई माधवराव 1795 में डाइड, मतलब इन्होंने सुसाइड किया था, क्योंकि नाना फडणवीस जो थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, इस तरह से कहा जाता है। तो इन्होंने इनकी डेथ जो हुई थी 1795 तक, माधवराव सेकंड में उन्हीं उनकी डेथ हुई थी। और रघुनाथ राव जो कि उसके बाद थे, रघुनाथ राव उनके जो बेटे थे बाजीराव सेकंड, इनकी बेटी को नेक्स्ट पेशवा बनाया गया था 1795 तक। और 1795 में जब इनके बेटे को पेशवा बनाया गया था, लेकिन ये बहुत वीक रूलर थे, जो बाजीराव सेकंड थे वो एक बहुत वीक रूलर थे। तो उसके बाद इस तरह से 1803 से 5 और 1816 से 1819 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इस तरह से तीनों एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह कैप्चर किया मराठा। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम से, इसे प्रीलिम्स और मेन दोनों के ही लिए इम्पोर्टेंट है। सो जब रघुनाथ राव, तो यहाँ ये शुरुआत होती है जो 1775-82 के बीच हुआ था ये लड़ाई। तो रघुनाथ राव जब पेशवा नहीं बन पाए, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की शरण में जाकर कहा कि अब अगर वो उन्हें ये पेशवा की पोस्ट दिलाते, तो उन्होंने एक जो ट्रीटी थी सूरत में, ये साइन किया गया था रघुनाथ राव ने वहाँ पे इंग्लिश के साथ मिलकर 1775 में साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत कहा जाता है। ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो थे, इन्होंने उस वक्त जो ब्रिटिशर्स की बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मतलब उनका गवर्नर जनरल थे जो थे वो तो बंगाल में बैठते थे, लेकिन इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो गवर्नर होते थे उस वक्त, ये उनके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया गया था इंग्लिश के साथ। तो उस ट्रीटी के में कहा ये गया था, इन्होंने सल्सेट और बेसिन, ये जो दो एरिया थे, ये दे देंगे ब्रिटिशर्स को अगर ये राजा बनते हैं तो। लेकिन उसके बाद आता है ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल, जो बंगाल में बैठे थे, इन्होंने इस ट्रीटी को पूरी तरह ही कंडेम किया था, एक निंदा किया था कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश की जो सुप्रीम कमांडर है वो बंगाल में ही बैठते थे। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की गवर्नर की इस ट्रीटी को उन्होंने कभी भी मानने को राजी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, और एक जो कॉलोनल ऑप्टन, ये कॉलोनल ऑप्टन इसे कहा जाता है, इन्हें भेजा था, किसने, बंगाल के गवर्नर जनरल ने इन्हें भेजा था साइन करने को और एक ट्रीटी, किसके साथ, जो नाना फडणवीस और जो इनके ग्रुप जो मराठा के जो लीगल हेयर्स थे, इन सब के साथ मिलकर एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया गया था इस पुरंदर में 1776 में। क्योंकि जो बंगाल की गवर्नर जनरल थे, ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ये नारायण राव वो एक बहुत वीक रूलर है और इनको कोई भी सपोर्ट मराठा की तरफ से नहीं मिलने वाला। और इसको जानते हुए उन्होंने इस ट्रीटी को, जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर था, उस ट्रीटी को 1776 में इन्होंने साइन किया था, क्योंकि वो जानते थे अगर ये ट्रीटी इनके साइड पर साइन होती है तो बहुत सारे फायदे जो ब्रिटिशर्स को मिलने वाले थे। तो 1776 में साइन किया गया था। लेकिन और इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि जो मराठा है वो किसी भी तरह के फ्रेंच और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वो अपना जो बिजनेस रिलेशन हो या फिर किसी भी पॉलिटिकल रिलेशन वहाँ पर नहीं रखेंगे। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर को 1777 में नाना फडणवीस ने वायलेट किया था। इन्होंने फ्रेंच को एक अपने वेस्ट कोस्ट में एक पोर्ट दे दिया था बिजनेस करने के लिए। तो 1777 में जब इन्होंने एक पोर्ट दे दिया था तो इंग्लिश ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और इंग्लिश पूरी तरह एक रिटेलिएट किया था 1777 से लेकर
तो यहाँ इस टाइम पर मराठा के आर्मी का जो लीड करे थे वो थे महादजी सिंधिया। ये महादजी सिंधिया ये 1777 के टाइम में एक एबल कमांडर थे मराठा की तरफ से। इन्होंने जो थे, और उस वक्त मराठा आर्मी भी बहुत पावरफुल थी, और ऐसा कहा जाता है कि मराठा आर्मी ने जो स्कॉच्ड अर्थ जमीन थी, मतलब वो जमीन को जला देते थे, जंगल में आग लगा देते थे, ताकि जो दुश्मन की जो सेना है वो जो जितने भी हॉर्स उनकी जो कैवलरी जाती थी वो उन सब जा नहीं पाएंगे। और इस तरह से और एक काम करते थे क्या, वो सारे ही जो नदी में जहर मिला देना, और जो खाना जो गाड़ी जाती थी खाने पीने की गाड़ी, उसको वो पहले कैप्चर कर लेते थे, ताकि अंग्रेज़ों को जो है वो खाना भी ना मिले, पानी में ना मिले। और वो इस तरह से, क्योंकि उस जो हिली एरिया थी मराठा की, तो महाराष्ट्र के जो हिली एरियाज में ये महादजी सिंधिया और इनकी आर्मी बहुत अच्छे से जानती थी कि इस तरह किस तरह यूज़ किया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने, मतलब वो उस टाइम इतने एबल और इतनी समझदार भी थे नहीं कि इसको इस्तेमाल कर सके। तो इन्होंने इसे हराया था इंग्लिश को, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि ब्रिटिशर्स हार गए थे मराठा से। और यहाँ पे साइन हुआ था एक और ट्रीटी जिसको कहते थे द ट्रीटी ऑफ वाडेगांव, तो जिस पर बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ इन्होंने साइन किया था। तो इस पर कहा गया था कि जो 1775 से लेकर जितने भी एरिया इन्होंने कैप्चर किया है, तो इन सबको वो फ्री कर देंगे। बॉम्बे गवर्नमेंट जो है वो फ्री 1775 से लेकर सारे एरिया जो इन्होंने जीता था इंग्लिश ने, इन सारे एरियाज को फ्री कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ जो साइन हुआ, ये फिर से वही बात हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो बिल्कुल भी नाराज़ हो गए, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वाडेगांव में भी वो इसके साथ नहीं दिया था। और इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, जो वहाँ बैठकर इस बात को वो पूरी तरह समझ चुके थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ी फोर्स, बहुत बड़ी आर्मी जो थे, बहुत सारे सेना के साथ इन्होंने फिर से युद्ध के लिए भेज दिया था, मतलब मराठा को। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 2 पार्ट में हुआ था। पहले तो वो हार गए थे, जो पहला जंग हुआ था उस बैटल में मराठा ने हराया था ब्रिटिशर्स को। लेकिन जो गवर्नर जनरल जो बंगाल से इन्होंने भेजा अपना आर्मी, तो एक बहुत बड़ी आर्मी थी और बहुत सारे, मतलब वो मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ आए थे। तो इस तरह से जो तो जो लड़ाई दूसरी बार हुई, तो इस लड़ाई में सिंधिया जो थे उनको हरा दिया गया था, मतलब मराठा हार गए थे। जनरल कामक इन्होंने सिंधिया को हराया था, जो लास्ट में थे। इन्होंने सिंधिया को हराने के बाद तो अब आते हैं कॉलोनल गडर, जो कि साइन किया था ट्रीटी ऑफ सैलवाई इन 1782। और ये जो ट्रीटी थी, यहाँ पे हराया तो था, लेकिन बहुत बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को इसके लिए। तो जो ट्रीटी ऑफ सैलवाई जब साइन किया गया था 1782 में, सो इस ट्रीटी ऑफ सैलवाई के तहत ये कहा गया कि हम अब कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसको परपेचुअल ट्रीटी के नाम में जाना जाता है कि अब अगले 20 साल तक हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इनफैक्ट इंग्लिश भी मराठा की जो मदद करेंगे और भी एरियाज को जीतने में। तो ट्रीटी ऑफ सैलवाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी जो शर्तें रखी गई थी कि इस कंडीशन के हिसाब से सल्सेट को तो सल्सेट जो थी, क्योंकि ये सल्सेट वहाँ पर एक ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो सल्सेट कंटिन्यूड टू बी द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश। ने सल्सेट को अपने पास रखा था। तो ऑल द टेरिटरी जो कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जितने भी टेरिटरीज वो इंडिया की जो दूसरे पार्ट इन्होंने जीता था ब्रिटिशर्स ने,
तो इस ट्रीटी के चलते इन्होंने कहा कि हम वो सारे एरियाज को भी फ्री कर देंगे और इंक्लूडिंग बेसिन को भी मराठा को दे दिया गया इन्होंने। सो यहाँ पे और एक आती कि इंग्लिश ने भी पूरी तरह फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई थी। और इन्होंने ये भी कहा कि पेशवा कभी भी फ्रेंच की मदद नहीं करेंगे। मतलब इस ट्रीटी में ये कहा गया तो सपोर्ट द फ्रेंच और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे और कोई भी कंट्रीज़ को ये मराठा मदद नहीं करेंगे लड़ने के लिए। और यहाँ पे जो महासदी सिंधिया थे, महासदी सिंधिया को एक जो गारंटर के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यही उस वक्त सबसे बहुत बड़े जो आर्मी जनरल थे, इन्हीं के कंट्रोल में मराठी आर्मी चलती थी, तो इनको गारंटर बना दिया गया था इन सारी शर्तों के लेकर। और ये भी कहा गया था कि इंग्लिश कभी भी अब रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद आता है जो फतेह सिंह गायकवाड़ थे, ये उस वक्त एक जमींदार थे, मतलब गायकवाड़ जो भोसले और होलकर और इस तरह से सिंधिया, ये जो थे वो 12 भाइयों की जो ग्रुप थी, मतलब जो मराठे ग्रुप बनाया गया था, ये मराठा के सरदार थे। तो ये जो पावरफुल सरदार में से एक थे, तो इन्होंने इनकी जो टेरिटरी थी इनको भी ये वापस कर दिया गया था। तो अब आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो 1803 और 1805 के बीच लड़ा गया था। तो जो पेशवा माधवराव नारायण थे, मतलब जो नारायण राव के बेटे थे, मतलब नारायण राव के बेटे जो थे वो पेशवा बनने के बाद 1795 में इन्होंने सुसाइड कर दिया था। तो उसके बाद जो बाजीराव सेकंड थे, जो कि रघुनाथ राव की जो वोटलेस बेटा कहा जाता है, ये हिस्ट्री में सारे ही जगह पे इन्हें इतने कमज़ोर थे, एक राजा बनने के लायक भी नहीं थे, तो इनको नेक्स्ट पेशवा बना दिया गया था। ये 1803 की बात चल रही है, क्योंकि 1800 में जो नाना फडणवीस इनकी डेथ हुई थी 1800 में। तो इनकी जो डेथ हुई थी 1800, क्योंकि जब 95 में इनको बाजीराव सेकंड बने थे पेशवा, तो उनके बाद वो और ये नाना फडणवीस जो थे, इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, जो कि पूरी तरह वो दोनों ही दुश्मन थे, वो कभी भी इनको सपोर्ट नहीं करते थे। नाना फडणवीस कभी भी बाजीराव सेकंड को सपोर्ट नहीं करते थे। तो नाना फडणवीस जो थे वो एक एबल कमांडर थे, वो एक अच्छे रूलर थे। तो जब 1800 में ये हुआ, उनकी डेथ हुई, तो ब्रिटिशर्स को एक और मौका मिल गया। इन्होंने ट्रीटी तो साइन की थी, परपेचुअल ट्रीटी, लेकिन इस ट्रीटी के हिसाब से वो कभी भी चलने वाले नहीं थे। और ये बात जब फिर से उन्होंने साबित किया, जब 1800 में इनकी डेथ हुई, तो यहाँ पे और एक घटना ये आती है, जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इन्होंने जसवंतराव होलकर, जिनको बिट्ठू जी कहा कहते थे, जसवंतराव होलकर, इनकी जो भाई थे, इनकी भाई को इन्होंने 1801 अप्रैल 1801 में ही इनको मार दिया गया था, इनको ब्रूटली मर्डर किया गया था। और जसवंतराव होलकर, ये उस वक्त जो बिट्ठू जी थे, ये उस वक्त एक पावरफुल कमांडर थे, मतलब जो पावरफुल सरदार थे। क्योंकि बहुत सारे सरदार में से जो कि वो अपनी आर्मी चलाते थे, वो अपनी ही एक ऑटोनोमस रूलर की तरह वो वहाँ पे इंडिविजुअल सरदार थे। तो जसवंतराव जो बिट्ठू जी थे, इन्होंने अटैक कर दिया पेशवा पे, जब 25 अक्टूबर 1802। तो जब अटैक किया था, तो अटैक इनकी ये इतने एबल थे कि द पेशवा और सिंधिया, जो सिंधिया थे, सिंधिया एक ग्रुप थी उस वक्त, क्योंकि जो महासदी सिंधिया थे, इनकी डेथ हो गई थी। इनकी महासदी सिंधिया उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि वो 1800 से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो सिंधिया को, महासदी सिंधिया वहाँ उस वक्त के जो उनकी अदर रूलर्स थे, तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने हराया था। तो पेशवा वहाँ पर भी हार गए थे,
एक जगह का नाम है हरदासपुर। वहाँ पर जसवंत राव ने इन्हें हराया था। तो जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, जो हारने के बाद, तो ये पेशवा तो थे, ऑफिशियली ये उस पर पेशवा ही थे, और जो पेशवा थे वो पूरे महाराष्ट्र, वो पूरे मराठा की कंट्रोल पर थे। तो इन्होंने फिर से ब्रिटिशर्स के पास चले गए। जो पेशवा बाजीराव सेकंड फ्लेड टू बेसिन, तो एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये जो ट्रीटी ऑफ बेसिन है, ये एक इतनी भयानक ट्रीटी थी। यहीं से शुरुआत होती है कि वो पूरी तरह से किस तरह को इस ट्रीटी को साइन नहीं करना चाहिए था, जो बहुत से इतिहासकारों का मानना था। तो जो ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया था, तो इस पर जो थे ये उस टाइम के जो सब्सिडरी अलायंस थे, कि मतलब राजा के बाद अगर कोई नहीं होगा तो इस सब्सिडरी अलायंस को इन्होंने एक तरह साइन कर दिया था। तो इस ट्रीटी ऑफ बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर ये कहा गया था, जो फर्स्ट पे था, कि जो इस पर ये अग्री हुआ टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी इन नेटिव इन्फेंट्री। मतलब पहले तो बेसिन की ट्रीटी में बाजीराव सेकंड ने ये कहा कि कंपनी को कि मुझे तुम एक नेटिव इन्फेंट्री कैवलरी जो सेना है, लगभग 2500 की सेना मिली थी ये उस वक्त इन्हें लड़ाई करने के लिए। बदले में इन्होंने कंपनी को क्या दिया कि इन्होंने एक ऐसा एरिया कंपनी को दे दिया जहाँ से लगभग 26 लाख रुपए उस वक्त आती थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी, इनकम, एनुअल इनकम। तो ये एरिया उन्हें दे दिया फिर से रेवेन्यू कलेक्ट करने की। और सिटी ऑफ सूरत इसे भी दे दिया था। नंबर 4 पे आती है तो जो उस वक्त निजाम थे डेक्कन की, हैदराबाद के निजाम, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा कि मराठा को भी वो चौठन सरदेश मुखी जो थी, वो जो रेवेन्यू, इससे एक तरह की रेवेन्यू आती थी, तो इन्होंने कहा कि तुम निजाम को भी दे दो उनका एरिया, उनसे कोई रेवेन्यू मत लो। तो इस बात पर भी उन्होंने राजी हो गए थे। तो सारे ही चौथन सरदेश मुखी की जो क्लेम थी, वो सारे एरिया फिर से निजाम को दे दिया गया था। तो और एक आती है नेक्स्ट, द कंपनीज आर्बिट्रेशन इन ऑल डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द निजाम। मतलब इनको ये कह दिया गया था कि अब निजाम के साथ, क्योंकि हैदराबाद के निजाम उस वक्त भी बहुत पावरफुल थे, तो ये उनकी भी सपोर्ट पाना चाहते थे। तो इस तरह से पहले वो मराठा को वो चाहते थे कि मराठा इन पर जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सारे कंट्रोल इन पर से हटा लें, ताकि वो निजाम हमारी तरफ हो जाए। ये उस वक्त मैसूर में भी बैटल लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको निजाम की सपोर्ट चाहिए थी। तो इन्होंने कहा कि जो जितनी कि हम निजाम के साथ जो भी ट्रीटी करेंगे आप उस पर राजी रहेंगे, और आप कोई भी, मतलब आप हमारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलेंगे। तो इस पर आती है नेक्स्ट पॉइंट, to accept the company's arbitration in all differences between him and the Nizam। और एक कहा जाता है कि यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट को आप युद्ध में नहीं भेजेंगे, क्योंकि यूरोपियन मरते थे तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगता था उस वक्त। तो नॉट टू कीप इन हिज यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट एट वॉर, तो यूरोपियंस को आप युद्ध में नहीं भेजेंगे जितने भी, क्योंकि उस वक्त मराठा जो उस वक्त चली आता था वो बहुत पावरफुल थे, तो यूरोपियन को भी वो लोग किसी न किसी काम पे रखते थे। सो आफ्टर द पीस एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि यहाँ पर ही सब्सिडरी अलायंस की बात आती है, तो एक तरह के सब्सिडरी अलायंस को ही इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो सिंधिया और भोंसले थे, भोंसले इन दोनों ने मिलकर मराठा को फिर से बचाने की भी कोशिश की थी, और यशवंतराव होलकर जो थे वो भी मराठा की जो सॉवरेनिटी है इसको मेंटेन करना चाहते थे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया उस वक्त। सो अब आते हैं जो नेक्स्ट ट्रीटीज आती है, जो मराठा जब इन तीनों ने कोशिश किया तो मराठा ने फिर से इनके खिलाफ बैटल की शुरुआत कर दी, और भोंसले को डिफीट किया गया था 17 दिसंबर 1803 ट्रीटी ऑफ देवगांव, जिसे ट्रीटी ऑफ देवगांव कहते हैं। और डिफीट सिंधिया जो कि 30 दिसंबर
1803 अंजनगांव, जिसको सुरजी अंजनगांव कहते थे, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ये ट्रीटी भी इम्पॉर्टेंट थी। और डिफीट ऑफ होल्कर जो था, इन्होंने होल्कर को हराया गया था, तो इस पर क्या था, राजपुर घाट पे ये ट्रीटी हुई थी होल्कर के साथ 1806 में। अब आते हैं जो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये ट्रीटी ऑफ बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट होता था। ये उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट था कि मराठा इतनी पावरफुल किंगडम, जिसको कहा जाता था कि उस वक्त लगभग 100 साल तक इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। ट्रीटी ऑफ बेसिन से क्या हुआ कि इन्होंने, इंग्लिश जो थे, इन्होंने अपना जो मिलिट्री इतने ऑफिसर्स को फिर से ले आया, मराठा की राज दरबार में खड़ा कर दिया। अब राज दरबार में, मराठा की राज दरबार में खड़ा करने से क्या होगा, इनकी जो सेना भी वहाँ पे पुणे में प्रेजेंट रहेगी। इनकी सेना पहले से ही मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ जैसी जगह में पहले से ही प्रेजेंट थी, क्योंकि निज़ाम के दरबार में, हैदर अली की जो मैसूर की राजा थे, इनके दरबार में भी रखा गया था। तो अब पुणे में भी इनका आर्मी प्रेजेंट रहेगा, और ये कहा जाता है कि इट गिव द इंग्लिश द की टू इंडिया, भारत की चाबी अंग्रेजों के हाथों में दे दिया गया था। अब आते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 17 से 19 के बीच ये हुआ था, ये सिर्फ पूरी तरह मराठा किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ही हुआ था, क्योंकि उस वक्त मराठा ने बहुत कुछ अपना खो चुका था। तो उस टाइम जो पिंडारीज थे, ये पिंडारी वही थे ये जो पिंडारीज थे, इनको एक मर्सिनरीज की तरह इस्तेमाल होता था आर्मी में। ये इनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन जब ये जंग, मतलब जो बैटल होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, ये अनऑफिशियली ये पिंडारी जो है वो किसी न किसी काम में मराठी आर्मी के साथ हो, राज दरबार में हो, इनकी अपॉइंटमेंट होती थी और इनको बहुत सारा पैसा भी मिलता था। लेकिन जब मराठा ने कमज़ोर हो गया, मराठा किंगडम, तो ये पिंडारी बहुत कमज़ोर पड़ गए। इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी पैसा, इनकी जो सोशल स्टेटस, ये पूरी तरह गिरते धीरे धीरे, और ये इन्होंने चोरी चकारी भी शुरू कर दी थी। तो जब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बंद हो गई थी, तो मराठा बिकेम वेरी वीक। सो द पिंडारी स्टार्टेड द प्लंडरिंग, वो चोरी करने लगे। दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज थे, इलाका थे, वो थे तो बहुत पावरफुल, वो धीरे धीरे चोरी करने लगे, जो नेबरिंग टेरिटरीज थे उसमें घुसने लगे। तो ये सब देखकर, और ये जो पिंडारी थे, ये राजा की भी काम आते थे। उस वक्त मराठा की जो किंग थे, इनके बहुत काम आते थे, और ये इस तरह से काम आते थे। तो जब इन्होंने इस तरह से जब वो नेबरिंग टेरिटरी में घुसने लगे, और इस नेबरिंग टेरिटरी में अंग्रेज़ों के भी इलाका था, क्योंकि सारे ही टेरिटरीज में वो अंग्रेज थे, तो नेबरिंग टेरिटरीज में भी अंग्रेज़ों की ही इलाका था। तो इस तरह से जब चलता रहा, तो अंग्रेज़ों ने कहा अगर मैं उन्हें सेंट्रल दूंगा, तो इसके बदले में मैं मराठा किंग से पैसा लूँगा, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन इनकी जो बहुत सारे मदद किया था इन्होंने राजा को, मतलब मराठा को। तो इस वजह से मराठा किंग भी राजी हो गए थे कि ठीक है, तुम उन्हें सेंट्रल प्रोवाइड करो, बदले में मैं तुम्हें इसके लिए पैसा दे दूँगा, जो मराठा राजा ने कहा ब्रिटिशर्स को। अब उस वक्त थे लॉर्ड हेस्टिंग, जो उस वक्त थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेज़ों की जो गवर्नर थे, तो इन्होंने बहुत सारे एक्शन भी लिए पिंडारीज के खिलाफ, और पिंडारीज और धीरे धीरे करके, क्योंकि ये उस वक्त कमज़ोर पड़ गए थे, तो इनके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लिए गए थे। तो ये कहा जाता था कि इस तरह से इन्होंने एक अटैक किया था, मतलब मराठा की सोवरेनिटी पर इन्होंने अटैक किया था। तो उस वक्त जो बाजीराव सेकंड थे, वो ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करने के बाद इन्हें पता चल गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी एक आखिरी कोशिश फिर से किया था 1817 में। 1817 में इन्होंने बाजीराव सेकंड जो थे, इन्होंने मराठा चीफ के साथ मिलकर एक रैली किया था कि मराठा चीफ के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाला कि अब हमारा जो एक रैली होती है जिस तरह उन्होंने किया था। और इस रैली से अंग्रेज भी भड़क गए,
और फिर से एक वॉर सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर जो पेशवा थे वो इन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंसी जो पुणे में थी इनको अटैक कर दिया, जो पेशवा थे। और इस तरह से फिर से शुरुआत होगी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और अप्पा साहेब जो थे नागपुर में, ये सरदार थे, इन्होंने ब्रिटिश की जो नागपुर रेसिडेंसी थी, ये वहाँ पर जो ब्रिटिश नागपुर रेसिडेंसी वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया। तो इस अटैक के बाद अंग्रेज तो अब चुप नहीं बैठेंगे वो कभी भी, तो उन्होंने एक विगरसली उन्होंने इस तरह से जो सप्रेशन किया था मराठा को पूरी तरह से, सारे ही रिवॉल्यूशन को उन्होंने रोक लिया था। तो मराठा रिवॉल्यूशनरी को इन्होंने पूरी तरह स्ट्राइक बैक किया था और पेशवा और सारे रिवॉल्यूशनरी हार गए थे उस वक्त। जो पेशवा हारे थे वो खिड़की नाम की जगह पे पेशवा हार गए थे और यहाँ से माना जाता है कि मराठा किंगडम पूरी तरह खत्म हो रहा है। 1817 में इन्होंने पूना में ट्रीटी ऑफ पुणे साइन हुआ पेशवा के साथ। तो देन आते हैं होलकर अट महिदपुर होलकर के साथ साइन हुआ था, क्योंकि ट्रीटी ऑफ महिदपुर में इन्होंने हराया था। ट्रीटी ऑफ था जो ट्रीटी था वो था मंदसौर में इन्होंने ट्रीटी ऑफ मंदसौर में इन्होंने फिर से एक ट्रीटी किया था होलकर के साथ 1818 में। तो फिर से साइन होती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया की जो सरदार थे इनके साथ ग्वालियर में ट्रीटी साइन होती है। और भोसले को हराया गया था सीताबुल्डी पर, एक जगह का नाम है सीताबुल्डी, भोसले को वहाँ पर हराया गया था। और इस तरह से पेशवा की पोस्ट को इन्होंने डिमोलिश किया और ब्रिटिशर्स की जो मराठा की राजा दिल्ली में बैठे थे इनको भी इन्होंने अनेक्स किया था और अपने कंट्रोल में पूरी तरह से 1818 तक चलते चलते इन्होंने मराठा के सारे किंगडम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इसके बहुत सारे वजह भी है कि इस तरह से। नेक्स्ट आती है पंजाब एंड एंग्लो सिख वॉर्स। तो जब ब्रिटिशर्स ने मराठा को ले लिया था, तो मराठा को लेने के बाद अब जो पंजाब थी और सिख थी, तो उस साइड पर उनकी पूरी तरह से टारगेट थी। तो यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है पंजाब की, वो होती है जो फर्स्ट गुरु गोबिंद सिंह थे, उनकी बहुत सारे गुरु गोबिंद थे सिंह जो सिखों की मानी जाती है। गुरु गोबिंद सिंह जो लास्ट गुरु थे इनकी जो मर्डर होती जाती है इनके डेथ के बाद, सो सिख फिर से बंदा बहादुर के लीडरशिप के नीचे वो मुग़ल को, क्योंकि उस वक्त मुग़ल के साथ इनका फाइट चल रहा था, तो बंदा बहादुर की लीडरशिप में फिर से सिख जो है वो एकजुट होके मुग़ल पे अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन 1715 में बंदा बहादुर जो फारूक सियार थे मुग़ल के राजा, उनसे हार जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है 1716 में। 1715 में वो अटैक करते हैं और 1716 में इनकी जो होती है डेथ इन 1716। तो उसके बाद आज 1716 जो सिख गॉट पूरी तरह डिवाइडेड हो गए थे, वो उनकी बीच जो उनके ट्रूप्स और उनकी जो ऑफिसर्स थे उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई थी वो किंगशिप के लिए, राजगद्दी को लेकर। सो वहाँ पे जो दो ग्रुप बने इस लड़ाई के बाद, वो थे लिबरल और ऑर्थोडॉक्स। लिबरल को कहा जाता था बंदाई और टट कलसा कहा जाता था ऑर्थोडॉक्स को। एक था बंदाई, दूसरा था ऑर्थोडॉक्स टट कलसा। तो इस तरह चलते चलते जब 1784 तक फिर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिगाड़ पूरी तरह से हो गए थे, लेकिन 1784 तक जो कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ये एक इम्पॉर्टेंट
पर्सन थे एट 1784, कपूर सिंह, जो ऑर्गेनाइज्ड किया सिख को फिर से, और सिख को उन्होंने नाम दिया दल खालसा। जो दल खालसा था ये इट इज़ रिलेटेड टू द कपूर सिंह फैजुल्लाह पुरिया। तो इन्होंने सिख को यूनाइट किया फिर से पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। तो जब यूनाइट किया कि फिर से जो उनका राज्य था वो फिर से खड़ा होने के लिए, तो खालसा जो था, यहाँ पे जो खालसा कहा जाता था वो फिर दो ग्रुप में था। एक था वेटरन का, एक था यंग का, जो बुढ़ा दल और तरुण दल था। ये दोनों दल अलग अलग फिलोसफी लेकर चल रहे थे। तो इस खालसा फिर से जो आया, तो सिख जो है, यहाँ पे आती है बात मिसल्स की। मिसल्स जो थे MISLS, ये एक मिलिट्री ग्रुप की तरह काम कर रही थी, जो कि पावरफुल सरदार थे, जो कि डोमिनेटिंग फैमिलीज थी सिखों की, ये उनकी कंट्रोल में रहता था। तो मिसल्स को वो लोग कंट्रोल करते थे। तो ये इसे कहा जाता था मिलिट्री ब्रदरहुड विथ ए डेमोक्रेटिक सेटअप, क्योंकि इनके बीच डेमोक्रेसी तरह की इनकी स्ट्रक्चर था। लेकिन ये मिलिट्री ब्रदरहुड मतलब जब भी ज़रूरत पड़ी थी तो एक दूसरे की मदद के लिए वो आ जाते थे। तो इस तरह 12 मिसल्स, 12 सरदार के नीचे गठन किया गया था। सो पावरफुल सिख फैमिलीज जितनी भी थी, इन्होंने उस टाइम यही 12 सरदार ही इसे 12 मिसल्स को चलाते थे। अब आते हैं महाराज रणजीत सिंह के बात, क्योंकि इन्होंने ही सिख की जो स्थापना की थी, द किंगडम ऑफ सिख। तो ये जो मिसल्स आता है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट मिसल था, एक था सुकर चकिया मिसल। बहुत सारे 12 मिसल्स थे, जैसे मतलब आलू वालिया, कन्हैया मिसल्स, इस तरह की 12 मिसल्स में से एक था सुकरचर्या मिसल। और सुकरचर्या मिसल की जो फादर, जो लीडर थे, वो थे महंत सिंह के बेटे थे रंजीत सिंह। और महंत सिंह की जब उस वक्त की टाइम में लड़ाई में महंत सिंह की डेथ हुई थी, तो उस वक्त रणजीत सिंह जो थे वो सिर्फ 12 साल के थे। एट द एज ऑफ 12 हिज फादर डाइड। लेकिन रणजीत सिंह जो थे वो एक बहुत कम उम्र में ही वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को वो संभाल रहे थे। तो धीरे धीरे करके वो बहुत कम उम्र में उन्होंने पॉलिटिकल चार्ज जो किया वो ले लिया था। और इस तरह से वो एक बहुत बहादुर और एक एक्चुअली द एबल जनरल थे उस टाइम पंजाब के। तो इन्होंने लाहौर और अमृतसर इनको कैप्चर कर लिया गया था। और पंजाब के साइड में जो अफगानिस्तान था, इनकी जो राजा थे, ये भी पता था कि जब उन्हें पता चला कि ये सब, तो उन्होंने लाहौर को, अमृतसर को जीतने के बाद यहाँ का गवर्नर भी वो बन गए थे। तो लाहौर को इन्होंने कैपिटल बनाया था, अपना पॉलिटिकल कैपिटल, और अमृतसर को इन्होंने अपना रिलीजियस कैपिटल की तरह बनाया था। तो इन्होंने जो कहा कि जैसे इन्होंने ब्लड और आयरन की पॉलिसी अपनी जो आइडियोलॉजी में लेकर चली थी, और इन्होंने सिख किंगडम के फाउंडर थे। इनकी डेथ हुई थी 1739 में। अब आते हैं, क्योंकि ये देखिए, जब भी इसको पंजाब को समझने के लिए हम गुरु गोबिंद सिंह से शुरू करके रणजीत सिंह तक आएंगे, तभी हम पूरी तरह एंग्लो सिख वॉर को समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट आती है रंजीत सिंह की जो रेन थी, वो उन्होंने अपना राज्य कब तक इस तरह किंगडम चलाया था, कैसे। तो इन्होंने कश्मीर नॉर्थ में, सिंध साउथ, हरियाणा इन ईस्ट, और अफगानिस्तान, और उस वक्त एक था अफगानिस्तान को भी साउथ वेस्ट पर, वेस्ट की तरह वेस्ट, अफगानिस्तान को भी इन्होंने कैप्चर किया था कुछ हिस्सा। तो वहाँ पर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। एंड ही वॉज ए वेरी गुड डिप्लोमैट, जिसे कहते थे कि इन्होंने बिना कोई लड़ाई लड़े भी लड़ाई को जीत लेते थे। तो जब मराठा की यहाँ पे जो राज्य शासन कर रहे थे, तो राज्य शासन करने के टाइम पे जब मराठा की हार हुई वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह मराठास को अपनी कंट्रोल में ले लिया, इतनी बड़ी मराठा किंगडम को इन्होंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था।
सो उनकी नज़र अब थी पंजाब पर, और ये बात रंजीत सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था, और वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई, कोई भी तरह की लड़ाई हो। लेकिन उस वक्त इनकी जो जितनी प्रेशर बढ़, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा, वॉर लाइक सिचुएशन होने लगा। तो यहाँ पे आती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1809 में हुई थी, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी जो रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच साइन हुआ था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो यहाँ पे जो मैट कैल्फ उस वक्त के जो गवर्नर थे, इन्होंने कहा इनके साथ पहला जो ट्रीटी साइन होने को आया था, लेकिन यहाँ पे ट्रीटी साइन नहीं हो पाया इन दोनों के बीच। इस ट्रीटी के हिसाब से वो कह रहे थे कि जब भी सिख और अफगान की वार होगी, अफगान, यहाँ पे इंग्लिश जो है वो न्यूट्रल रहेंगे, वो किसी पर भी किसी को सपोर्ट या किसी को अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि रणजीत सिंह जानते थे हम कमज़ोर हो चुके हैं, तो अगर ये अफ़गान को सपोर्ट करेंगे तो अफ़गानिस्तान शायद हमें हरा दें। लेकिन इन्होंने इस ट्रीटी को, लेकिन ये ट्रीटी हो नहीं पाया। लेकिन उस वक्त जो था नेपोलियन बोनापार्ट, उस वक्त फ्रेंच में जब नेपोलियन बोनापार्ट पूरी तरह पावर में थे, वो एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे थे, तो उस डेंजर को, उस विपत्ति को अंग्रेजों ने भी पूरी तरह कंट्रोल माप लिया था कि हाँ अब ऐसा हो सकता है कि वो फिर से भारत आए। तो इन्होंने फाइनली रणजीत सिंह को फोर्स करके राजी करवा दिया और ये ट्रीटी साइन हुई थी, और ये 25 अप्रैल 1809 में साइन हुई थी। और इस ट्रीटी के हिसाब से जो रिवर सतलेज को इन्होंने बाउंड्री लाइन बनाया, क्योंकि सतलेज के थ्रू होकर ही वो इंडिया को घुसते। तो इस तरह से बाउंड्री लाइन बनाने से वो एक तरह के प्रोटेक्ट भी हो गए, इंग्लिश भी प्रोटेक्ट हो गए। तो इस तरह रिवर सतलेज को द बाउंड्री लाइन ऑफ बोथ द कंपनी, और इन्होंने पंजाब की जो बाउंड्री थी उन्होंने बनाया था। इन 1838 दे साइंड द ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, और ये जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी आती है 1809 से लेकर 1838 तक, इतने सालों तक वो इस तरह से चलाते गए और इस जो ट्रीटी को मेंटेन करता गया। और इसके बाद ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो हुआ था, ये तीनों लोगों के बीच हुआ था। एक थे पंजाब की महाराजा रणजीत सिंह, और जो मुगल के किंग थे, एम्परर, एक वो, और थे तीसरा थे इंग्लिश। इन तीनों के साथ ही ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन हुआ था 1823 में। लेकिन ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के साइन होने के बाद भी जो थे वो, इन्होंने, रणजीत सिंह पूरी तरह खुश नहीं थे। इन्होंने अपने टेरिटरी में ब्रिटिश आर्मी को पैसेज की जगह नहीं दी थी, रिफ्यूज टू गिव पैसेज टू ब्रिटिश आर्मी थ्रू हिज टेरिटरी। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब जंग चल रहा था, अफ़गानिस्तान में जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी सेना को उस जो पंजाब की टेरिटरी है उसके थ्रू होकर वो अफ़गानिस्तान पहुँचे। लेकिन जो राणा रणजीत सिंह थे उन्होंने मना कर दिया था। सो रणजीत सिंह आफ्टर द डेथ, जो 1739 में इनकी डेथ हुई थी, तो फिर क्या इस तरह से चलते चलते कि 1738 में ये साइन हुआ था ट्रीटी, और इसके बाद 39 में इनकी डेथ हुई। तो यहाँ पर आता है इवेंट्स आफ्टर रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह 1839 में डेथ हुई। इनके बाद इनके बेटे जो थे वो थे खरक सिंह। इनकी भी एक सडन डेथ हुई थी 1839 में ही, उसी साल इनकी भी मृत्यु हुई थी। और खरक सिंह के जो बेटे थे प्रिंस नवनिहाल सिंह, ये अपने पिता की फ्यूनरल से वापस आ रहे थे, वहाँ पे उनकी सडन डेथ हुई थी। तो प्रिंस नवनिहाल सिंह जो थे, इन सब मानते थे कि शायद यही राज कर शासन पर यही बैठेंगे, कि नेक्स्ट रूलर वही बनेंगे। तो उनकी जो डेथ हो गई वहाँ पर नवनिहाल सिंह की, ये एक अनार्किक सिचुएशन, क्योंकि रणजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी और खरक सिंह भी जा चुके थे। अब आए थे नवनिहाल सिंह, वो उनकी भी डेथ होने के बाद पंजाब में एक तरह की जो अनार्किक सिचुएशन, वहाँ पे कोई भी किंग के लिए जगह बचा नहीं था। सो वहाँ पे ट्रूप्स, उनकी जो पुलिस, उनके जो ऑफिसर्स थे, वो फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया
और सिविल वॉर होने के लिए जब हुआ तो ब्रिटिशर्स इस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया कि किस तरह से वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर फिर से पंजाब को अपने कंट्रोल में ले ली। और यहाँ पे आती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1845-1846 में लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये युद्ध जो इमीडिएट कॉज था, इमीडिएट कॉज में से आता है कि सिख आर्मी जो थे वो सतलेज रिवर को क्रॉस करके चले गए थे। ये उनकी ये एक एक्शन नहीं, एक इन्हें लगा कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स सोचे कि ये अब अग्रेसिव हो रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया वॉर। जब 1845 में इन्होंने सतलेज के रिवर को क्रॉस किया करते ही तो इंग्लिश ने ब्रिटिश वॉर डिक्लेयर किया। और ये सिख के जो उस वक्त कमांडर्स थे 1885 में, वो थे लाल सिंह और तेजा सिंह। लाल सिंह इनके चीफ कमांडर थे, ये उनके सपोर्टर थे तेजा सिंह। ये जो कमांडर थे ये लोग सिख को लीड कर रहे थे। सिख को जब लीड कर रहे थे लाल सिंह और तेजा सिंह, ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का नाम ये, तो इन दोनों ने भी वही ट्रियाचेरी किया था, ये वही धोखाधड़ी फिर से हुआ यहाँ पर जो बंगाल में हुआ था। तो सेना तो इनकी थी, लेकिन ये फिर से अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर पंजाब को धोखा दे रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने लगभग 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई, लगभग 50,000 से 1 लाख तक सेना थी इनकी, 60,000 तक सेना थी इनकी, लेकिन फिर भी इन्होंने लगभग 5 लड़ाइयाँ को हारी थी। और ये 5 लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुड़की दिसंबर 1845 में ही लड़ा गया था। तो दिसंबर 21-22 फिरोज शाह, जनवरी 28, मतलब सिर्फ 1-2 महीने की गैप की डेट से, इस डेट्स को भी थोड़ा सा याद कर ले तो अच्छा है। जनवरी 28, 1846 और फरवरी 10, 1846 हट सुब्राम। तो मुदकी, फिरोज शाह, बुदेलवाल और सुब्राम। दिसंबर 18, 21, जनवरी 28, फरवरी 10। तो इस तरह से लाहौर को इन्होंने फरवरी 20, 1846, जो कि कैपिटल थी लाहौर पंजाब की, इन्होंने फाइनली ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है भारत के इतिहास में। तो मार्च 8, 1846 में ये ट्रीटी साइन होती है। तो इस ट्रीटी के हिसाब से जो 1 करोड़ रुपीज़ का वो दे दिया गया था, तो पंजाब से डिमांड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। जालंधर द्वाब जो कि रिवर सतलेज के पास थी, ये भी इसे दे दिया क्योंकि एक फर्टाइल लैंड थी, तो ये इसको भी दे दिया गया था ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो और एक ब्रिटिश रेसिडेंसी इनकी राज दरबार में हेनरी लॉरेंस के जो ऑफिसर थे, इन्हें भेजा गया कि लाहौर की जो राज दरबार में इनको परमानेंटली पोस्टिंग हुई थी। जिस तरह से उनकी जो कंपनी की हर ऑफिसर्स एक ना एक, हर राजा को जीतने के बाद अपना एक आदमी वहाँ पे रख के आता है, तो हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे रखा गया था। तो स्ट्रेंथ आर्मी, सिख आर्मी का स्ट्रेंथ को भी इन्होंने रिड्यूस किया था। और दलीप सिंह जो थे वो रंजीत सिंह के और एक बेटे थे। दरअसल रंजीत सिंह के 8 बेटे थे। उनकी ये जो दलीप सिंह थे, इनको ये माइनर सन थे, इनको 18 साल भी नहीं हुआ था, तो ये बहुत छोटे थे उस वक्त। तो जो रानी जिंदन थी, रानी जिंदन इनको रीजेंट के तौर पे इनका रखा गया, जो केयर टेकर तो नहीं, मतलब जो पूरा काम यही संभाल लेंगे। दलीप सिंह जो वो सिर्फ नाम के राजा थे, और लाल सिंह जो थे वो फिर से वादविर बना दिया गया था कि लाल सिंह ये वही लाल सिंह है जिन्होंने उस वक्त धोखा दिया था पंजाब को, लेकिन ये रानी जिंदन के करीब थे, इसलिए इन्हें फिर से वाजिब बनाया गया था। जबकि ये रानी जिंदन थी तो अच्छा, क्योंकि वो एक्चुअल में रूल कर रही थी, कि लाल सिंह जो थे फिर से वाजिब बन गए थे, जो ब्रिटिशर्स की मदद की वजह से। तो यहाँ पे आता है कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू। तो ये जो 1 करोड़ की बात, क्योंकि कश्मीर की बात फिर से यहाँ पे आती है। कश्मीर उस वक्त पंजाब के कंट्रोल में था, लेकिन जो 1 करोड़ की बात हुई थी, 1 करोड़ को दे नहीं पाए। तो इस तरह से 75 लाख में, at the cost of 75 lakh only, they sold the Kashmir to the
दी देन किंग गुलाब सिंह की। ये गुलाब सिंह जो है वो हरि सिंह के पिता है। और ये गुलाब सिंह और हरि सिंह की वजह से ही आज जो कश्मीर की हालत है आज की डेट में इंडिया में, तो ये इन्हीं दोनों की वजह से है, क्योंकि इनके बेटे जो हरि सिंह इनके बाद फिर से वहाँ पे राजा बने थे। तो वो जो 75 लाख दिया था, तो गुलाब सिंह ने 75 लाख दिया इनको पंजाब को, और पंजाब ने वो 75 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे थे नहीं। लेकिन ये जो कश्मीर की ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी को इन्होंने और एक सेपरेट ट्रीटी बनाया गया था जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ भेरवाल। ये दिसंबर 1846 में हुआ था। तो इस ट्रीटी के हिसाब से तब तक रानी जिंदल जो थी, जो रेजेंट थे, ये उस वक्त धीरे धीरे पावर पे आ रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए इन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। और रानी जिंदल को वहाँ से हटाकर एक काउंसिल सेटअप किया गया था हेनरी लॉरेंस के साथ, अंडर द जो हेनरी लॉरेंस इनके ऑफिसर थे, इनकी लीडरशिप में एक काउंसिल सेटअप किया गया था, जो सरदार थे इन्होंने लेके, जिसे कहते थे रेजेंट काउंसिल ऑफ रेजेंसी। जो काउंसिल ऑफ रेजेंसी यही चलाएगी और शासन। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ इसलिए क्योंकि जो रानी जिंदल थी वो अच्छा शासक थी, शी वॉज ए वेरी गुड रूलर ऑल्सो। सो जब वो अपने शासन चला रही थी तो इस तरह से उनको हटाया गया और धीरे धीरे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया था। जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे इस तरह की जो इनह्यूमन बिहेवियर दिखा रहे थे उनके तरफ, और इन्हें बनारस भेज दिया गया था पेंशन देकर, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये यहाँ पे रहेंगी तो फिर